नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विंग्स वीएलडीडी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अशोक प्रजापत। आज हम एलपीएम पढ़ेंगे। एलपीएम में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मैनेजमेंट। ये क्लास पिछले क्लास के साथ ही थी। मैंने सारी टर्मिनोलॉजी की एक अलग क्लास ली ताकि आपको कभी भी टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट ये क्लास देख के आप अपना डाउट क्लियर कर सकें। तो टर्मिनोलॉजी को हम रटेंगे नहीं। एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक रहेगा तो हम चीजों को समझेंगे। जहां पर ऑब्जेक्टिव बनेगा मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल टर्मिनोलॉजी में कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे कुछ डेफिनेशन को। सारी मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में जितनी भी डेफिनेशन हो कंपैरेटिवली बताऊं, ताकि आपको दोनों तीनों जो भी डेफिनेशन उनका डिफरेंस मालूम हो सके। तो चार डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है ताकि चारों चीजें एक साथ में आपको क्लियर हो जाएगी, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे चार टर्म है। एक है क्रिप्टोचिट, सिंगल रिज, डबल रिज और निम्फोमैनिक। तीन चीजें आपस में रिलेट करती है। तो सबसे पहले क्रिप्टोचिट क्या है? A male animal in which one or both the testicle do not descend down in the scrotal sac। आपने गायनेकोलॉजी में पढ़ा होगा, जो मेल एनिमल है उनके टेस्टिकल जो होते हैं स्क्रोटल सैक के अंदर रहते हैं, बॉडी के बाहर। ठीक है ना? ये जनरल फिजियोलॉजी है, बॉडी की एनाटॉमी है, जिसके अंदर जो एनिमल के जो टेस्टिकल होते हैं वो स्क्रोटल सैक में होते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है, वन और बोथ टेस्टिकल डू नॉट डिसेंड। इसमें कोई सा भी एक या दोनों टेस्टिकल इसके अंदर डिसेंड नहीं हो पाते हैं। किसके अंदर? स्क्रोटल सैक के अंदर। तो उस टर्म को कहते हैं क्रिप्टोचिड। इससे रिलेटेड टर्म है सिंगल रिज। इसके अंदर क्या होता है, when one of the both testicle do not descend into the scrotal sac। और ये क्रिप्टोचिड में ही आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों में से एक कोई सा भी टेस्टिकल स्क्रोटल सैक में नहीं आता। चाहे वो राइट हो सकता है, चाहे वो लेफ्ट हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी एक टेस्टिकल अगर स्क्रोटल सैक में नहीं आता तो उसको कहते हैं सिंगल रिज एनिमल। डबल रिज में क्या होता है, बोथ टेस्टिकल, दोनों टेस्टिकल जब स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाते हैं तब उसको कहते हैं डबल रिज। ठीक है? ये क्रिप्टोचिड में ही आते हैं। अगली एक टर्म आती है निम्फोमेनियक। निम्फोमेनियक में क्या होता है, द काउ। अब समझेंगे इस टर्म को, बहुत इजी है। द काउ इन विच एग्जिबिट कांस्टेंट स्ट्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलिकल सिस्ट नोन एज द निम्फोमेनिक। क्या होता है, एक काऊ होती है जिसके अंदर आपको आपको पता है कि काऊ और बफेलो के अंदर जो एनिमल्स, फीमेल एनिमल होता है उसके अंदर जो ईस्टर साइकिल होता है, वो होता है ओवेरी के ऊपर एक सिस्ट बनता है जिसको फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। वहां से ओवा रिलीज होता है, वहां से पूरी जो ईस्टर साइकिल होता है वहां से मैनेज होता है। तो ये क्या होता है, जो फॉलिकुलर सिस्ट होता है वो परमानेंट परसिस्ट हो जाता है और पूरे टाइम पर ये जिनकी स्ट्रेस और हीट बनी रहती है फीमेल एनिमल की पूरे टाइम पे। तो क्या कहता है, कांस्टेंट स्ट्रेस बनी रहती है ड्यू टू द फॉलिकुलर प्रेजेंस। ठीक है? तो इसको कहते हैं निम्फोमेनिक, मतलब ऑल टाइम हीट में बने रहता है ये फीमेल एनिमल, इसलिए इसको निम्फोमेनिक कहते हैं। तो ये मेल एनिमल के तीन टर्म है, क्रिप्टोचिड, सिंगल रिच, डबल रिच, और ये फीमेल एनिमल का निम्फोमेनिक जिसके अंदर हीट बनी हुई रहती है। ठीक है? यहाँ पर भी हम कंपैरेटिवली देखेंगे कुछ चीजों को। लैक्टेशन पीरियड, सर्विस पीरियड, काविंग इंटरवल और ड्राई पीरियड। ये चीजें अगर आप एक साथ में समझेंगे तो और अच्छी क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी, नहीं तो कई बार चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लैक्टेशन पीरियड। इट इज द पीरियड बिटवीन द पास्चुरेशन एंड स्टॉपेज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। क्या है, अब एनिमल आज काविंग हुई एनिमल की, या समझे काविंग से लेके जब तक एनिमल मिल्किंग देगा, ठीक है ना, जब तक मिल्किंग स्टॉप नहीं करता, ये मिल्किंग स्टॉप हो गई। ठीक है? ये लगभग अगर ये 8-10 महीने एनिमल अगर दूध देता है उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। काविंग मतलब बच्चा देने से दूध रुकने तक की जो भी पीरियड होगा उसको लैक्टेशन पीरियड, मतलब जब तक मिल्किंग देगा एनिमल, अगले पास्चुरेशन से पहले जब उसको स्टॉप कर देते हैं मिल्किंग के लिए, उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है? इट इज द पीरियड बिटवीन द पास्चुरेशन एंड स्टॉपेज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ काउ मिल्क। ठीक है ना? जब तक होता है, एक किसी में भी हो सकता है। ये लैक्टेशन पीरियड सारे एनिमल का एक ही डेफिनेशन होगी, मतलब पास्चुरेशन से लेके जहां तक आपकी दूध देने से एनिमल रुक जाता है तब तक का। अगला आता है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड को हम समझेंगे, इट इज द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ काविंग टू डेट ऑफ द सक्सेसफुल कंसेप्शन। क्या होता है, डेट ऑफ काविंग मतलब बच्चा दे दिया, उसके लगभग 45 से 60 दिन के आसपास एनिमल को मतलब स्ट्रेस आते हैं तो सर्विस नहीं करवाई जाती है। 60 दिन बाद हम एनिमल को वापस एआई करते हैं, या एनिमल को साथ में हम मेल एनिमल के साथ में रखते हैं ताकि मेटिंग हो सके। मेटिंग होने के बाद कंसेप्शन होता है, ओवा और एक ओवा और इस पर मिल जाता है तो कंसेप्शन कहते हैं उस चीज को। ठीक है ना?
तो नया यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मतलब पिछली काविंग से लेके, ये देख कहते हैं काविंग से लेके अगला कंसेप्शन तक, ठीक है, कंसेप्शन तक, ये बीच का जो पीरियड है उसको कहते हैं सर्विस पीरियड। काविंग से लेके कंसेप्शन तक उसके बीच के पीरियड को कहते हैं सर्विस पीरियड, लगभग 7 दिन के आसपास का होता है, ठीक है। आगे और भी क्लियर इन चीजों को समझेंगे। काविंग इंटरवल, काविंग इंटरवल क्या होता है? द पीरियड बिटवीन सक्सेसफुल काविंग, मतलब पहली बार बच्चा दिया और दूसरी बार जो बच्चा दिया, इनके पहली बार बच्चा और दूसरी बार बच्चा देने के जो बीच का जो पीरियड होता है लगभग 15 महीने का होता है। मतलब आपको पता है जैसे बफेलो में 310 दिन का हमारे जेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड के बाद सर्विस पीरियड, सर्विस पीरियड के बाद जो ये हमारा होता है काविंग होता है, ठीक है ना। तो ये लगभग 15 महीने का होता है हमारे किसके अंदर, कैटल के बफेलो के अंदर, और कैटल के अंदर ये 14 मंथ का होता है लगभग, ठीक है ना। तो मतलब दो बच्चा देने के बीच का जो पीरियड होता है वो काविंग इंटरवल होता है, ठीक है। अगला आता है ड्राई पीरियड। इट इज द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग स्टॉपेज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन टू द नेक्स्ट काविंग। क्या होता है? इट इज द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, मतलब जहां पर एनिमल को दूध लेना हमने बंद कर लिया, डेट ऑफ ड्राइंग मतलब एनिमल यहाँ से दूध नहीं दे रहा है। डेट ऑफ ड्राइंग स्टॉपेज ऑफ मिल्क टू प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट काविंग। अब जैसे क्या होता है कि एनिमल अगर दूध दे रहा है तो हम काविंग से 10 या 15 दिन 20 दिन पहले हम दूध लेना बंद कर देते हैं। तो दूध देना बंद करने से अगर गाय ब्याह जाती है, मतलब वहां बच्चा दे देती है, काविंग का जो पीरियड है, मतलब दूध रोकने से काविंग के होने के बीच का पीरियड ड्राई पीरियड कहलाता है, जहां पर हम दूध नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। कि आज हमने दूध देना बंद कर दिया, 20 दिन बाद गाय भी आने वाली है, गाय भी आ गई, तो वो वहां पे ये ड्राई पीरियड खत्म हो जाएगा। तो जहां से हमने दूध लेना बंद किया और जहां से दूध वापस स्टार्ट हुआ उसको कहते हैं ड्राई पीरियड। तो ये कुछ टर्म थी, मैंने कंपैरेटिवली इसलिए बताई आप लोगों को, एक जगह आपको ये सारा मटेरियल मिल जाए तो आपको समझ में आ जाए, तो मैं कंपैरेटिवली बताने की कोशिश की है। अगली कुछ चीज डेफिनेशन आती है कास्टेशन। रिमूवल ऑफ द टेस्टिकल फ्रॉम द मेल एनिमल। आप सब लोगों को कास्टेशन का मीनिंग पता है। जो टेस्टिकल होते हैं मेल एनिमल का, उनको निकाल देते हैं ताकि वो आगे मेटिंग नहीं कर पाए, उनके शरीर को डोसाइल बनाने के लिए। अगर आपको प्लगिंग एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है एनिमल को, या दूसरा जो भी पर्पज है मीट एनिमल बनाना है, तो उसके लिए हम एनिमल को, मेल एनिमल को कास्टेशन कर देते हैं, उनके टेस्टिंग निकाल देते हैं। इसके दो मेथड होता है, ओपन मेथड कास्टेशन, क्लोज मेथड कास्टेशन। ओपन मेथड में सर्जिकली हम टेस्टिकल निकाल देते हैं, क्लोज मेथड में हम जो बॉडी जो कास्टेटर आता है उसकी हेल्प से हम उसके जो स्पर्मेटिक कोड होती है उसको पुश कर देते हैं, ठीक है। इसको डिटेल क्लास होगी जो आगे की क्लास में हम और भी डिटेल बताऊंगा कास्टेशन को। अब कास्टेशन से रिलेटेड टर्म आती है कास्टिंग। और चीज दोनों अलग है, रात दिन का फर्क है। कास्टिंग क्या होती है? किसी एनिमल को नीचे गिराना, मतलब क्यों? द थ्रोइंग ऑफ डाउन एनिमल securing the limb for various reason like castration, सर्जिकल ऑपरेशन, hoof trimming, relief dystocia। किसी भी रीजन की वजह से एनिमल को अगर लेटा कर हमें उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करना है, सर्जरी हो सकती है, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी, डिस्ट्रॉय क्या हो सकता है, एनिमल को गिराना पड़ेगा। तो इसी गिराने की क्रिया को कहते हैं कास्टिंग। कास्टिंग का पूरा एक लेक्चर है कि इसके 3-4 तरीके कास्टिंग, रस्सी से कैसे उस एनिमल को गिराना, उसको चोट नहीं लगे, अगर बीमार एनिमल है तो उसका ध्यान रखना। तो सारी चीज हम आगे कास्टिंग में पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर होगा। मतलब एनिमल को गिराने की जो क्रिया होती है उसको कास्टिंग कहते हैं, यहाँ पर हमें इतना ही समझना है, ठीक है। अगला आता है स्ट्रेस पीरियड, द पीरियड ऑफ हीट और सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल, ठीक है। जब एनिमल में जो स्ट्रेस साइकिल शुरू होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल रिलीज होता है, वहां से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। जो हीट में एनिमल जो कहते हैं, तो पीरियड ऑफ द एक्साइटमेंट वो फीमेल में स्ट्रेस पीरियड होता है। ये गाने में डिटेल और पढ़ेंगे आप, बस ध्यान रखना है कि कौन से एनिमल में कितना स्ट्रेस पीरियड होता है, स्ट्रेस साइकिल कितने दिन का होता है, आगे जो मैं क्लासेस में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जहां पर आपको क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ है, आपको देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, काविंग इंटरवल कितना किस में अंदर होता है एनिमल में, वो आगे मैं और भी बताऊंगा। पर ये आप दे देंगे कि द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव काविंग, तो ये चारों ऑप्शन दे देंगे। या सर्विस पीरियड के लिए दे देंगे पीरियड बिटवीन टू डेट ऑफ काविंग एंड डेट ऑफ कंसेप्शन, तो इसको क्या कहेंगे, चारों ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान रखना, ठीक है, साथ साथ में आप देखते जाना।
डबल लीज सिंगल लीज का काफी बार क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टोर्चिड पूछ लिया व्हाट इज द मतलब क्रिप्टोर्चिड, ठीक है, ऑप्शन में ये चीजें दे दी या ये दे दिया और ऑप्शन में तीनों चीजें दे दी, तो कौन सा क्रिप्टोर्चिड होगा, ठीक है, या सिंगल लीज हो गया, सिंगल लीज के बारे में पूछ लिया कौन सा सिंगल लीज होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला टर्म आती है हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी एंड एनेस्टस, ठीक है। तो तीन चीजें आपस में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है जो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले आता है फर्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू रिप्रोड्यूस, मतलब नॉर्मल जो एबिलिटी होती है एनिमल की कि रिप्रोड्यूस कर सके, बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं फर्टिलिटी। एनिमल फर्टाइल है, मतलब वो बच्चे पैदा कर सकता है, वहां पे कंसेप्शन होता है, तो उसको कहते हैं फर्टाइल एनिमल। इनफर्टाइल एनिमल क्या होता है, इनफर्टाइल इनफर्टिलिटी में द फेल्योर और डिले इन प्रोड्यूसिंग द एनुअल लाइव यंग वन, हर साल बच्चे पैदा होते हैं, लगभग साल या 15 महीने जो भी एनिमल में आपने देखा होगा। तो ये जो एबिलिटी होती है किसी वजह से रुक गई हो, मतलब परमानेंटली नहीं रुकी, किसी वजह से एक बार रुक गई हो या डिले हो गई हो, इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। जो टेम्परेरी रुक गई हो उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। अगर ये कैपेसिटी, बच्चे देने की कैपेसिटी बिल्कुल ही, स्टेरिलिटी रेफर टू एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, मतलब पूरा उसकी एबिलिटी जो है बच्चे पैदा करने खत्म हो, कहते हैं बांझ हो गया, वो है स्टेरिलिटी, बांझपन, ठीक है, कि यहाँ पे बच्चे पैदा करने में एनिमल सक्षम नहीं है, इसको कहते हैं इन स्टेरिलिटी। और इनफर्टिलिटी एक टाइम पर क्या कि बच्चे देने की कैपेसिटी रुक जाती है, पॉज हो जाती है किसी गायनिकल प्रॉब्लम की वजह से, दूसरी वजह से, तो उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है, इसको भी हम आप गायनिक में डिटेल पढ़ेंगे। अगला आता है एनिस्टस, विदाउट साइकिलिटी, जैसे आपको पता है कि हर फीमेल एनिमल के अंदर ईस्टर साइकिल होता है। अगर ईस्टर साइकिल होता है किसी कंडीशन की वजह से रेगुलर नहीं रह पाता है ईस्टर साइकिल, इसको कहते हैं एनिस्टस, मीनिंग विदाउट साइकिलिटी इज ए कंडीशन व्हेन ए फीमेल डज नॉट एग्जिबिट रेगुलर ईस्टर साइकिल, जो 21 दिन 28 दिन का या अलग अलग एनिमल में जितने दिन का होता है, अगर ये ईस्टर साइकिल रुक जाता है या लंबा हो जाता है, डिले हो जाता है, ठीक है, ये एनिस्टस की प्रॉब्लम के अंदर आता है, ठीक है, विदाउट साइकिलिटी, जिसके अंदर साइकिल रेगुलर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी टर्मिनोलॉजी, कुछ चीजें रिलेटेड थी, इसलिए आपको एक ही जगह पे बताई ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। अगली कुछ टर्म आएगी आपको यहाँ पे पूरे एलपीएम में आपको देखने पड़ेगी, पूरा मैनेजमेंट में एक टर्म आएगी शायर, एलजीबी में भी आएगी, फादर ऑफ एनिमल, ठीक है, डेम, मदर ऑफ एनिमल, ठीक है ना, और डॉकिंग, रिमूवल ऑफ द टेल, मतलब टेल को रिमूव करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ डॉग ब्रीड है जिसके अंदर मतलब उनके टेल को रिमूव किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं डॉकिंग, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेल फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड एज द डॉकिंग, टेल को, पूंछ को हटाना, सर्जिकल हटा सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं डॉकिंग। कंसेप्शन, द एक्शन ऑफ कंसीविंग बिकमिंग प्रेग्नेंट, जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है उसको कंसेप्शन कहते हैं। जब मेल गेमेट जो होता है स्पर्म, उसको अगर फीमेल गेविट को जो इसको क्रॉस करता है, आपने देखा होगा गायनी में, अगर कर लेता है इसको क्रॉस करता है जोना पेलोसिडा को और यहाँ पे जाइगोट बना लेता है, तो उसको कहते हैं कंसेप्शन, ठीक है। पीक यील्ड, मैक्सिमम मिल्क एनिमल एट द पर्टिकुलर डे, क्या होता है, जैसे 310 दिन का या 300 दिन का लैक्टेशन पीरियड है एनिमल का, ठीक है, एक ऐसा टाइम तो आएगा ना कि मिल्क हो रहा, बढ़ रहा है, आज 35 किलो हो गया, फिर 28 किलो, 27 किलो, 36 किलो, 26 किलो, 22 किलो, 20 किलो वापस, मतलब 10 किलो से लेके एक बार 35 किलो तक पहुंच गया दूध, ठीक है। एक ही दिन तो सबसे ज्यादा होगा ना कि आज दूध सबसे ज्यादा मिला अब तक का, और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो सबसे ज्यादा दूध हुआ जिस दिन सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको पीक यील्ड कहते हैं, ठीक है ना, पीक यील्ड, ये पीक यील्ड कहते हैं। अगली टर्म आती है कुछ टर्मिनोलॉजी, ये कुछ रिलेटेड ही है, इसलिए एक साथ में आपको समझने में आसानी होगी। प्रोलिफिकेसी, मोनोपोरस, प्रिमिपेरस और मल्टीपेरस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोलिफिकेसी क्या है। द एबिलिटी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वन प्रेगनेंसी, द एनिमल सेड इज द प्रोलिफिकेसी। कुछ एनिमल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, sheep, सॉरी, क्या कहते हैं, पिग, जो शो होती है उसकी फीमेल, और बीच जो डॉग की फीमेल होती है, दोनों जैसे पिग में 8 या 9 बच्चे होते हैं, पिग के अंदर आपने देखा होगा एक साथ में मतलब डॉग में 5 7 8 होते हैं, पिग में 8 9 होते हैं,
गोट में आपने देखा 2 या 3 एक बार में बच्चे हो जाते हैं। एक से ज्यादा बच्चे एक बार में देने की जो फीमेल की एबिलिटी होती है एनिमल की, उसको कहते हैं प्रोलिफिकेसी। जो एनिमल ये बच्चे को देता है उसको कहते हैं प्रोलिफिक एनिमल। मतलब जो एनिमल 2 से ज्यादा बच्चे दे देता है उसको कहते हैं प्रोलिफिक एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगली टर्म आती है, यहाँ पे इससे रिलेटेड ही है, आप समझना। Monoporous, the term of designating the animal that usually produce only one offspring at one pregnancy। जैसे गाय एक बार में एक ही बच्चा देती है, या शीप की बात करें एक बार में एक ही, भैंस एक बार में एक ही बच्चा देती है, 2 बच्चे नहीं देती साथ में, जैसे बकरी दे पाती है, ठीक है। इसको कहते हैं मोनोपोरस। प्रीमीपेरस, ए फीमेल एनिमल प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ऐसी एनिमल जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, जैसे हिपर हमने टर्म यूज करते हैं, ठीक है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई उसको कहते हैं प्रीमीपेरस एनिमल। मल्टीपेरस एनिमल, ए फीमेल एनिमल हैज गिवन बर्थ ऑफ यंग वन मेनी टाइम्स। अब आप गाय या भैंस खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कितनी बार ब्याह चुकी है, कितनी बार की ब्यात है, तो बोलेंगे पहली बार की ब्यात है, तो प्रीमी पेरस यानी 2-3 बार अगर वो ब्याह चुके तो उसको कहते हैं मल्टी पेरस ब्यात को, ठीक है। तो ये ब्यात को दर्शाता है। जो पहली ब्यात होता है तो उसको प्रीमी पेरस कहेंगे, और सक्सेसिव जितनी भी अगर यहाँ पे ब्यात तो इसको कहते हैं मल्टी पेरस एनिमल, ठीक है दोस्तों। अगली हमारी बात आती है कुछ और टर्म है, बिल्ली। एडल्ट गोट केप्ट फॉर ब्रीडिंग। एक अडल्ट मेल गोट है जिसको हम बक कहते हैं, अपने लैंग्वेज में बकरा कहते हैं। जो अडल्ट मेल गोट को वो ब्रीडिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको कहते हैं बिल्ली। नैनी, ए फीमेल गोट आफ्टर द बर्थ फॉर इट फर्स्ट और सेकेंड किड। जो फीमेल गोट पहला या दूसरा बच्चे को जन्म देती है उसको नैनी कहते हैं, ठीक है। फीमेल गोट जो बच्चे देती है, पहला या दूसरा जो बच्चा देती है उस टाइम तक उस गोट को कहते हैं नैनी। गिमर, गिमर यहाँ पे एक टर्म आती है, सी बिटवीन फर्स्ट और शेयरिंग सेकंड शेयरिंग। मैं वूल पढ़ूंगा आपको एलपीटी के अंदर। जो शीप होती है, फर्स्ट और सेकंड जो शेयरिंग होती है, पहली और शेयरिंग, शेयरिंग मतलब आपको समझाता हूँ। शेयरिंग मतलब जो शीप के ऊपर जो वूल होती है, ठीक है ना, वूल को एक शेयरर होता है, एक मशीन होती है जो ट्रिमर होता है, ट्रिमर से हम उसको वूल को निकालते हैं, उसको कहते हैं शेयरिंग। मतलब रिमूवल ऑफ द वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। जब पहली और दूसरी शेयरिंग जो एनिमल की करते हैं उसको कहते हैं गिमर। पहली और दूसरी शेयरिंग, जैसे पहले और दूसरे बर्थ के टाइम पे गोट को कहते हैं निनी, और शीप को कहते हैं पहली दूसरी शेयरिंग में गिमर। इसलिए दोनों को साथ में बताया ताकि गिमर और निनी में आप फर्क समझ। ये हो गया गोट का, ये हो गया शीप का। अब आता है लार्ड। जो पिग होता है, पिग की इंडस्ट्री के अंदर जब हम मीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मीट के अंदर क्या होता है, पिग के अंदर बहुत ज्यादा फैट, देखना फैटी कितना होता है आपने देखा होगा पिग। तो पिग के अंदर ज्यादा फैट होता है, तो जो पिग का फैट होता है ना उसको कहते हैं लार्ड, ठीक है। और भी ज्यादा इसको डिटेल में एलपीटी में देखेंगे। एक बार आपको ये चीजें समझनी है ताकि आप इंट्रोडक्टिव चीजों को समझ पाओ, बस ये पता होना चाहिए। पिग के फैट को लार्ड कहते हैं, ज्यादा हम डिटेल एलपीटी में पढ़ेंगे बिल्कुल। रंट, क्रिट और क्रिटलिंग, दिस इज द लास्ट बॉर्न पिगलेट इन ए लिटर यूजुअली वीक। क्या होता है, बीच में 8 बच्चे होते हैं, पिग में 100 के अंदर 9 बच्चे होते हैं। सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होती दूध पीने लग जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, सक्सेसिव जितने ही बच्चे पैदा होते हैं, तो जो पहले पहले पैदा होते हैं पहले दूध पी लेते हैं, तो पीछे दूध कम बचता है, कोलेस्ट्रॉल कम बचता है। तो होता क्या है, पीछे वाला बच्चा कमजोर होता है, पहले वाला और मजबूत हो गया, उसने दूध पी लिया, फिर और पी लिया दूध, और वो तो वीक रह गया क्योंकि उसने पहले ही नहीं पिया। तो क्या होता है कि जो पीछे वाला बच्चा हमेशा कमजोर हो जाता है, और न्यूट्रिशन वाइज भी और ऐसे उसकी एनाटॉमिकली भी। तो ये कहते हैं, उसको कहते हैं रंट, क्रीट और क्रिटलिंग। तो सबसे लास्ट में जो बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज्यादा कमजोर होता है एक बार में, ठीक है ना। जो सबसे पहली बार में मतलब एक बार में जो लीटर साइज होती है, आगे बताता हूँ लीटर साइज क्या है, ठीक है, उसको कहते हैं रंट। अब यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी है, सारी चीजें एक रिलेटेड है इसलिए मैंने एक ही स्लाइड पे डाली है। स्टड बुल, टीजर बुल एंड बुलर, तीनों सिमिलर है, पर आपको ये जो जो बीच में बारीक गैप है वो आपको समझना पड़ेगा। स्टड बुल क्या है, सबसे पहले देखते हैं। द बुल विच यूज फॉर द ब्रीडिंग पर्पज नोन एज द स्टड बुल, ब्रीडिंग बुल। क्या होता है ऐसा बुल जो हम उसको ब्रीडिंग के लिए, मेटिंग के लिए यूज करेंगे। फार्म के अंदर एक बुल रखते हैं जो मतलब एक ऐसा अच्छा बुल रखते हैं जिसकी जो प्रोजनी होती है, जो उसका बैकग्राउंड होता है जो हाई मिल्क एल्ड वाला होता है उनके फीमेल का, ठीक है। तो ऐसे बुल को हम यहाँ पे फार्म में रखते हैं ताकि आगे आने वाली सक्सेसिव जो जनरेशन होगी वो अच्छे मिल्किंग वाली होगी।
तो ऐसे बुल को कहेंगे ब्रीडिंग बुल, जो बुल हम ब्रीडिंग के लिए जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अगला आता है टीजर बुल। टीजर बुल कैस्ट्रेटेड होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर इसकी जो क्षमता होती है बच्चे पैदा करने की वो खत्म होती है। ईस्टर बुल बच्चे पैदा करने के लिए ही फार्म पे रखते हैं। टीजर बुल क्या करता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, वेसेक्टोमाइज्ड होता है। वेसेक्टोमाइज्ड इसका मतलब होता है कास्ट्रेशन। ठीक है, बुल विच इज यूज्ड इन द हार्ट डिटेक्ट द हीट इन द ईस्टस। ये क्या करता है, इसके बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है क्योंकि कास्ट्रेटेड होता है। बट ये जो फीमेल ईस्टस में होती है, जो हीट में होती है, उसके ऊपर माउंटिंग करता है। ठीक है, जैसे ईस्टर बुल करता है वैसे ये भी माउंटिंग करता है और बार बार ये कोशिश करता है कि मेटिंग की कोशिश करता है, जिससे हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर फीमेल जो है फार्म के अंदर हीट के अंदर है। तो उसे हम फार्म के अंदर बाद में एआई करने में आसानी हो जाती है, जो हीट डिटेक्शन है वो आसानी से हो जाती है। तो कुल मिला के एंड ऑफ द डे बात यह है, जो टीजर बुल है हमारा केवल हीट डिटेक्शन फीमेल के अंदर पता करने के लिए टीजर बुल फार्म पे रखते हैं। अगला एक टर्म आती है बुलक। बुलक बुलक भी जो कास्ट्रेटेड बुल होता है उसको भी बुलक कहते हैं, जो कास्ट्रेटेड बुल होता है बुलक कहते हैं। पर इसका जो यूज होता है वो प्लगिंग और वर्क के लिए। खेतों में आपने बैल चरते हुए देखे होंगे, बैल से काम करवाते देखे होंगे। जो बैल लोगों से काम करवाते हैं कार्टिंग के लिए, जो छकड़े के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो बाहर ढोने के लिए यूज करते हैं बुलक, उनको कहते हैं बुलक। ठीक है ना, जो बाहर ढोने के लिए मेल एनिमल को यूज किया जाता है। ये जनरली कास्ट्रेटेड होते हैं। कास्ट्रेशन क्यों करते हैं, कि एनिमल मस्कुलर रहे, जैसे हैवी वर्क करवा सके। ठीक है, इसलिए बुलक बुलक इसको बुलक कहते हैं। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आ सकती है। बुलक और टीजर एक ही बुल हो सकता है, दोनों के लिए काम कर सकता है। जनरली टीजर बुल को मेटिंग हीट डिटेक्शन के लिए करते हैं और इसको खेतों में और बाहर ढोने के लिए यूज करते हैं। स्टड बुल सर्विस के लिए स्टड बुल को यूज करते हैं। अगली टर्म आती है हमारी सोलिपेड पोलिपेड। अब आपने देखा होगा जो हॉर्स होता है, हॉर्स का खुर देखा होगा, एक ऐसा ही खुर होता है। ठीक है, ऐसा खुर होता है हॉर्स का। ये खुर है वो अनक्लेप्ड होता है, मतलब सिंगल हुप होता है, बीच में गैप नहीं होता, बीच में से कट नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ये जो हमारा गाय और भैंस का हुप होता है बीच में से कट होता है। ठीक है, डबल अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये वाला अलग, ये वाला अलग। तो एनिमल हैविंग क्लेफ्ट हुप, जैसे कैटल हो गया, दोनों अलग हो गया। लेकिन आपने हॉर्स में और डंकी में देखा होगा, जो जो हुप होता है वो सिंगल हुप होता है, बीच में से क्लेफ्ट नहीं होता है, डिवाइडेड नहीं होता है हॉर्स के अंदर। ठीक है ना, उसको कहेंगे सोली। सोलो होता है ना, जैसे सोलो परफॉर्म करता है, अकेले होता है, तो सोलीपेड यानी अकेला, पोलीपेड यानी दो दो हुप है अलग अलग। ठीक है, अबेटोर। अबेटोर एक टर्म है, पूरा एक सब्जेक्ट है आपके, आएगा एलपीटी के अंदर। स्लोटर हाउस को अबेटोर कहते हैं, जहां पर एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता है, मतलब एनिमल को काटा जाता है मीट पर्पज के लिए। उस जगह को जहां पर एनिमल काटा जाता है उसको अबेटोर या स्लोटर हाउस कहते हैं, सबको पता है। अगली नाम है पास्चर। ऐसी लैंड जहां पर ग्रास लैंड, जहां पर एनिमल को चराया जाता है, जहां पर बकरी को, गाय को, भैंस को चराया जाता है खुले में, जहां पर घास उगी होगी होगी या दूसरा कुछ खाने के लिए होगा, वहां पे एनिमल को चराने के लिए ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं पास्चर या पास्चर लैंड। ठीक है, अब अगली टर्म आती है कुछ गायनी से रिलेटेड, डिस्टोकिया, अबॉर्शन एंड स्टिल बर्थ। अबॉर्शन और स्टिल बर्थ में बहुत कुछ रिलेशन है, तो वो एक जगह लाने का मेरा फिर से वही टारगेट है कि आपको कंपैरेटिवली पता चले। डिस्टोइकिया का मीनिंग है इट इज रेफर टू द एबनॉर्मल और डिफिकल्ट टू बर्थ। क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ डिफिकल्टी हो जाती है एबनॉर्मल उसकी पोस्चर की वजह से, कि बच्चे का जो पैर आगे होना चाहिए वो पीछे हो जाता है, पीछे वाले आगे हो जाते हैं, बच्चा घूम जाता है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। तो बच्चा पैदा होने की कगार पे आता है, जब काविंग होती है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है पैदा होने में, तो उसको कहते हैं डिस्टोकिया। जो बच्चे पैदा करने की टाइम पे, सबको पता है, आप लोग डिप्लोमा कर चुके हैं। अब अबॉर्शन, द एक्सपल्शन ऑफ द डेड फिटस ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल साइज एट द एंड स्टेज ऑफ द जेस्टेशन। क्या होता है, 310 दिन का काउ बफेलो के अंदर जेस्टेशन पीरियड होगा, ये अपने जेस्टेशन पीरियड होता है। इस जेस्टेशन पीरियड में कभी भी बीच के अंदर अगर बच्चा मर जाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है, मतलब बच्चा मरकर या बच्चा अगर बॉडी के बाहर निकल जाता है, बच्चा घेर देती है गाय या भैंस, उसको कहते हैं अबॉर्शन। किसी भी 310 दिन में कभी भी। स्टिल बर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सपल्शन ऑफ डेड फिटस एट फुल टर्म। 310 दिन का जेस्टेशन पीरियड होता है, आपको पता होगा।
310 में से ये 300 दिन पूरे कर लिए, 310 दिन पूरे कर लिए, 315 दिन पूरे कर लिए, उसके बाद जब अगर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो उसको कहते हैं स्टिल बर्थ। मतलब बच्चा फुल मैच्योर होता है, पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है मरा हुआ, तो उसको कहते हैं स्टिल बर्थ। अब वो सर थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है मरा हुआ, और स्टिल बर्थ में एकदम लास्ट में पूरी प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चा मर जाता है, उसको कहते हैं स्टिल बर्थ। मतलब स्टिल बर्थ में प्रेगनेंसी पूरी होती है, अबॉर्शन में प्रेगनेंसी पूरी नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन आती है जहाँ पे हम समझेंगे लीटर साइज। लीटर साइज समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक बार में जितने बच्चे पैदा होते हैं, मतलब एक एनिमल है हमारे, फीमेल एनिमल, उसको ये समझेंगे कि 100 है, 8 या 9 बच्चे पैदा कर रही है, 9 बच्चे, उसको कहते हैं लीटर साइज। एक डॉग के अंदर 6 बच्चे पैदा होते हैं बीच के अंदर, वो उसको कहते हैं लीटर साइज। एक बार में मतलब बच्चे देने के जो भी 5 साढ़े 7 जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं लीटर साइज। अगली बार अगर वो काविंग हुई या मतलब ये जो पास्चुरेशन हुआ, तो पास्चुरेशन अगली बार पास्चुरेशन का नहीं गिनेंगे, पहली बार जो पास्चुरेशन होता है एक बार में, पहली बार दूसरी बार कोई सी बार हो सकता है, एक बार में पास्चुरेशन में जितने बच्चे साथ में पैदा होते हैं एक बार में, उसको कहते हैं लीटर साइज। ठीक है ना? मतलब 7-8 बच्चों को एक बार में जो साथ में बच्चे पैदा होते हैं उसको कहते हैं लीटर साइज। अगला है, ये जनरली डॉग और पिग के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, बीच और शो के अंदर 7-8, ठीक है, लीटर साइज ज्यादा इनमें देखने को मिलता है। अगला है लिटर मटेरियल, जो आपने देखा होगा फार्म पे या जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल होते हैं जहाँ पे एनिमल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां पे स्ट्रो का, सो डस्ट का, शेविंग का, यहाँ पे कचरा डाल दिया जाता है, ठीक है, जो पराली जो हम कहते हैं वो डाल देते हैं, ठीक है, या दूसरा घास फूस का मटेरियल डाल देते, बेडिंग मटेरियल के लिए डाल देते हैं, ताकि एनिमल को चोट नहीं लगे और बैठने में आसानी हो, उसको कहते हैं लेटर मटेरियल। ठीक है ना? सबको पता आप लोगों को ये चीजें, फिर भी मैं वापस इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको पता नहीं हो पता चल जाए। एड लिप्टम, term used to the reflect ability to the feed or on free choice basis। एनिमल को उसको जितना खाना उसको खाना खाया जाता है, जितना खाने की कैपेसिटी उतना खाना ऑफर कर दो, उसको कहते हैं एड लिप्टम डाइट। जितना उसको खाना खाना उतना खाना हमने दे दिया, उसको कहते हैं एड लिप्टम। अगला एक टर्म आती है पाइका। पाइका डेप्रेव्ड फीडिंग होती है, एपेटाइट, डेप्रेव्ड एपेटाइट यूजुअली बिकम डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल डाइट। एक फॉस्फोरस मिनरल होती है, उसकी वजह से, मिनरल की कमी की वजह से क्या होता है, एनिमल अनयूजुअली डेप्रेवेट फीडिंग करता है, कुछ भी खाता रहता है, ठीक है ना, कुछ भी खाने लग जाता है, तो उसको कहते हैं पाइका। किसी मिनरल की कमी, पर्टिकुलर मिनरल की कमी की वजह से एनिमल कुछ भी खाने लग जाता है, डेप्रेव्ड एपेटाइट हो जाती है, तो उसको कहते हैं पाइका। न्यूट्रिशन में और भी डिटेल पढ़ाऊंगा मैं पाइका को। ब्लीडिंग, द नॉइस ऑफ प्रोड्यूस बाय द गोट स्पेशली फीमेल इट एस्टस। आप लोगों में जो घरों में जिनके बकरी रखी होगी देखा होगा, एस्टस के टाइम पे अलग टाइप की नॉइस निकालती है फीमेल गोट, तो उसको कहते हैं ब्लीटिंग। मतलब एस्टस के टाइम पे, हीट के टाइम पे जो आवाज निकालती है बकरी, उसको कहते हैं ब्लीटिंग। यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी आती है, फुल माउथ, ब्रोकन माउथ, वुल्फ टीथ और डेंटल पेड। फुल माउथ मतलब व्हेन ऑल परमानेंट टीथ आर फुली इरप्टेड एनिमल आर सेड टू बी फुल माउथ। क्या होता है, जब एनिमल के सारे दांत आ जाते हैं, कहते हैं नकल की डांट भी आ गई है, सारे दांत जब एनिमल में आ जाते हैं तो उसको कहते हैं फुल माउथ एनिमल। ठीक है, जितने भी दांत उसके अंदर होते हैं सारे अगर दांत आ जाते हैं उसको कहते हैं फुल माउथ। ब्रोकन माउथ उसका एंटी हो गया फुल माउथ का। एज एनिमल व्हेन सारे टीथ आर फॉलन, जो सारे टीथ होते हैं सब फॉलन हो जाते हैं, सब टूट जाते हैं, सब जाते हैं, बूढ़े हो जाता है एनिमल, उसको कहते हैं ब्रोकन माउथ। वुल्फ टीथ आपने देखा होगा, दांत के ऊपर एक दांत और आ जाता है, ठीक है। स्मॉल रूडिमेंटरी टीथ विच आर फाउंडेड इन होर्स इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर टीथ। जो प्रीमोलर टीथ होते हैं, जो आपने देखा होगा, प्रीमोलर टीथ होते हैं मोलार के पहले, उसके ऊपर एक दांत के ऊपर एक दांत और आ जाता है, फोर्थ में जनरली ये देखने को मिलता है, उसको कहते हैं वोल्फ टीथ। भेड़िए की तरह, भेड़िए में होता है ना एक दांत के ऊपर दांत, वैसे उसको कहते हैं वोल्फ टीथ। जनरली ये हमारे हॉर्सेज के अंदर एनिमल में देखने को मिलता है। डेंटल पेड, अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जो रूमिनेंट्स होते हैं तो ऊपर वाले दांत होते हैं उसमें अब्सेंट होते हैं, जो आपने रूमिनेंट्स में देखा, जनरली कैटल और बफेलो में देखा होगा, ऊपर वाले दांत अब्सेंट होते हैं। दांत अब्सेंट हो गए तो नीचे वाले दांतों से खाएंगे कैसे, तो उसके साथ नीचे वाले दांतों के साथ खाने के लिए यहाँ पे डेंटल पेड बना हुआ होता है, हार्ड पार्ट बना होता है, दांत तो नहीं होते पर हार्ड पार्ट बना होता है। इट इज द हार्ड पेड ऑफ द अपर जो ऑफ द बोवाइन प्लेस एट द इंसाइजर टीथ। तो इंसाइजर टीथ होते हैं उसकी जगह पे ये जनरली देखें, जो इंसाइजर टीथ अब्सेंट होते हैं उसकी जगह पे डेंटल पेड बना हुआ होता है, ठीक है, उसको डेंटल पेड कहते हैं।
अगली कुछ टर्म आती है स्ट्रीमिंग अप एंड कोलेस्ट्रम। आप लोगों ने कोलेस्ट्रम तो सुना होगा, जो फर्स्ट मिल्क होता है एनिमल का उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर एंटीबायोटिक होता है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा, अमीनोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट मिल्क होता है एनिमल का उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। स्टीमिंग अप क्या होता है? फीडिंग एक्स्ट्रा राशन स्पेशली ग्रेन कंसंट्रेट लेट प्रेगनेंसी काउ इन अटेम्प्ट टू द प्रमोट मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। फीडिंग यूजुअली कमेंस 4 वीक बिफोर द ड्यू डेट। अगर गाय या भैंस कोई भी आने वाली है, उसके 4 वीक पहले हमने उसको एक्स्ट्रा डाइट देनी शुरू कर दी, ताकि जैसे ही पास्चुरेशन हो जाए, दूध देना शुरू करे, तो जो मिल्क की क्वालिटी, मिल्क प्रोडक्शन वो बढ़ सके। मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, लास्ट महीने के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर एक्स्ट्रा फीडिंग देने शुरू कर दे, ताकि मिल्क प्रोडक्शन हमें ज्यादा मिल सकते हैं। इस जो एक्स्ट्रा फीडिंग देने की जो क्रिया है उसको कहते हैं स्टीमिंग अप, ठीक है। ज्यादा फीडिंग देना, ताकि अगले पास्चुरेशन में ज्यादा फीडिंग हमें, सॉरी, मिल्क मिले। अब दो चीज आती है, रूमिनेशन। आप सब लोगों को पता है रूमिनेशन क्या है? ये केवल रूमिनेंट्स में मिलता है, जिनके अंदर रूमेन मिलता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है? एनिमल एक बार खाना खाता है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस इन विच एनिमल रिगर्जिटेट प्रीवियसली कंज्यूम फीड, मेस्टिकेटेड एट इट एट सेकेंड टाइम। क्या होता है? एक बार खाना खा लिया, चबा लिया, और रूमेन में चला गया, वापस वो रिगर्जिटेट करता है, वापस अपने मुंह में लगा, रूमेन से वापस लेके, हम एक बार पेट में जाने के बाद वापस नहीं ला पाते, तो रूमिनेंट्स क्या करते हैं? एक बार रूमेन में चला गया, वापस मुंह में लाते हैं, उसको वापस चबाते हैं, वापस मेस्टिकेट करते हैं सेकेंड टाइम। तो इस क्रिया को कहते हैं रूमिनेशन। केवल रूमिनेंट में ही ये चीजें को देखने मिलती है। देखा होगा, गाय और भैंस उगाली जुगाली करती रहती है, ठीक है, जो आप कहते हैं, सबको पता है, पर वापस बताना जरूरी था। एक टर्म आती है कैनिबलिज्म। उसमें क्या होता है? पिग या चिकन में जनरली देखने को मिलता है, दूसरे एनिमल की टेल को, पूंछ को, या दूसरे बॉडी पार्ट को ये काटते रहते हैं। जो पोल्ट्री क्या होती है, उसको चोंच मारती रहती है दूसरे एनिमल को, ठीक है। पिग भी दूसरे एनिमल की पूंछ को या दूसरे पार्ट को काटते रहते हैं, मतलब दूसरे एनिमल को काटना कैनिबलिज्म है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व क्लोजली डिफाइंड ग्रोइंग फिनिशिंग पिग और चिकन, उनके अंदर जनरली देखा जाता है। एक एनिमल दूसरे एनिमल की पूंछ को या पीछे वाले पार्ट को, जो बैक पोर्शन होता है वहां पे, यहाँ पर एक दूसरे को खाते रहते हैं, ठीक है, टेल पोर्शन को। जनरली ये चिकन में ज्यादा देखने को मिलता है, इसको कहते हैं कैनिबलिज्म, ठीक है। तो दोस्तों, आगे की टर्म आती है वेलोविंग। वेलोविंग क्या होता है? आपने देखा होगा, भैंस को पानी के अंदर ले जाते हैं और मड के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्टोपैरासाइट्स लगे होते हैं, जो बाहर के परजीवी होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो भैंस पानी में जाके रोलिंग करती है, ठीक है। तो इस पानी में जाके मड के अंदर रोलिंग करने की क्रिया को ही वेलोविंग कहते हैं, ठीक है ना। पानी में जाके रोलिंग, भैंसों का आपने देखा होगा, जोड़ में, गाँव के जोड़ में ले जाते हैं, गाँव में रहने वाले लोग सारे, सभी गाँव से बिलोंग करते हैं, तो इसको वेलोइंग कहते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी कलिंग। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वीडिंग, वीडिंग मतलब खरपतवार, जो एक्स्ट्रा, जो बिना काम के एनिमल है, जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल है, जो प्रोडक्शन देना बंद कर चुके हैं, अनडिजायरेबल है, हमें फार्म में उनकी कोई जरूरत नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है दूध का या दूसरे टाइप का, तो उसको हम फार्म से निकाल देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं कलिंग, ठीक है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन आएगी, यहाँ पे पूरे एलपीएम में, ड्रेसिंग परसेंटेज, एलपीटी में भी ये देखने को मिलेगी कि एनिमल के जिंदा होने का वेट कितना था। मतलब 100 किलो का एनिमल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसका कार्कस वेट कितना है, जो मरने के बाद एनिमल का जो प्रोडक्शन होता है, तो कार्कस वेट कितना बना है, ठीक है। मतलब लाइव वेट ऑफ एनिमल हमें पता है, तो मरने के बाद जो कार्कस वेट होता है, कार्कस वेट अपॉन लाइव वेट इनटू 100, तो उसको कहते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज। परसेंटेज में निकालना, मतलब जिंदा एनिमल से, मरे हुए एनिमल से हमें कितना प्रोडक्टिव पार्ट मिला, उसको कहते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज। क्लियर है? अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है, सबसे ज्यादा पिग में देखने को मिलता है ड्रेसिंग परसेंटेज। अगली एक दो क्लास में ड्रेसिंग परसेंटेज किस एनिमल में कितना होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मरे हुए एनिमल का वेट, जो कार्कस वेट होता है, अपॉन लाइव एनिमल का वेट, जो जब जिंदा था कितना था, इनटू 100 करके हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारी क्लास थी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द एलपीएम। उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही हम आगे क्लासेस लेते रहेंगे। हर क्लास के बाद हम आपको एक टेस्ट सीरीज भी देंगे, उसकी क्लास की पीडीएफ नोट्स भी देंगे। और जो भी डाउट है व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज लाइव क्लास जब भी लेंगे, अपने डाउट को लिख के रखें, और आप 1 to 1 अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, तो हमारा जो पेड सब्सक्रिप्शन चैनल है, कोर्स है, वो आप खरीदीजिए, और जल्द ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, धन्यवाद।
मिलते हैं अगली क्लास में।